अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा बच्चे इस बारे में कंफ्यूज थे कि सर कैफ़ की तैयारी कैसे करें। और सिंस आप लोग पीआरसी से मोस्टली बच्चे आ रहे हैं या फिर आई होप नॉट, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बच्चे वो भी होंगे जो कि जिनकी कैफ़ की ये वाली अटैम्प्ट उस तरह से यू कैन से अच्छे से नहीं गई एंड वो एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट रिपीट कर रहे होंगे। तो वो पूछे थे कि सर क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए एंड सो ऑन। तो इस वीडियो में हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अच्छा, पहले मैंने सोचा था कि करियर कोड पे इसको कर लेते हैं, लेकिन देन आई थॉट असल में व्हाट्सएप का ये इशू है कि आप उसके ऊपर ना एक पोस्ट एक दफ़ा करें और उसके बाद अगर उसका लिंक बना के कॉपी करते हैं तो वो लिंक कुछ टाइम बाद एक्सपायर हो जाता है। तो फिर आपको पता है काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आ रही होती हैं डिफरेंट डेली, तो फिर वो पोस्ट बहुत ऊपर चली जाती है और फिर बच्चे बार बार मुझे मैसेज करेंगे या इंस्टा पे मैसेज करेंगे कि सर पोस्ट दे दें। तो इस इशू से बचने के लिए आई थॉट कि एक दफ़ा टाइम लगा के वीडियो बना ली जाए ताकि डाटा स्टोर है। सो लेट्स बिगिन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कुछ चीज़ें जो कि आई थिंक बच्चे गलत करते हैं, ठीक है, एंड मोस्टली मैंने अपने सराउंडिंग्स में देखा है। देखें, पहली बात, आप लोगों ने लेक्चर अपने सारे पूरे करने हैं। आपके लेक्चर नहीं मिस होने चाहिए। ख़ास तौर पे वो बच्चे जो कि हाइब्रिड बोर्ड में होते हैं या फिर ऑनलाइन मोड ऑफ स्टडी को प्रेफर करते हैं, उनके साथ ये इशू ज़्यादा होता है कि उनके कुछ टॉपिक्स के लेक्चर रह जाते हैं। तो आपने अपने लेक्चर मिस नहीं करने। फॉर एग्ज़ाम्पल आई थिंक आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मैं एक रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ। आई थिंक जैसे FAR 1 के 120 लेक्चर्स होंगे टोटल। इसी तरह से टैक्स के आई थिंक 90 के अराउंड होंगे, BLD के भी इसी अराउंड होंगे, DSR के भी इसी के अराउंड होंगे। जो भी आपका टोटल लेक्चर नंबर है, आई थिंक मेरे FAR 1 के आई थिंक 130 के अराउंड लेक्चर्स थे जहाँ तक मुझे याद है। आपने अपने लेक्चर्स लाजमी पूरे करने हैं। एंड मैं आपको अपना बताऊं तो मेरे 130 में से आई एम श्योर कि मैंने 127 तो पूरे पूरे लेक्चर लिए हुए थे, और बाकी दो भी जो मैंने छोड़े थे वो प्योर थ्योरी के लेक्चर्स थे जो कि मुझे बुक से ही समझ आ गई थी। आई थिंक वो IS 8 था। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग आपने लेक्चर मिस नहीं करने। लेक्चर्स वो की इंग्रेडिएंट है। देखें, अगर आपने बिरयानी बनानी होगी ना तो आपको चिकन राइस मसाले चाहिए। आपके पास चिकन राइस मसाले ही नहीं हैं तो आप जितने मर्ज़ी एक्सपर्ट हैं, जितनी मर्ज़ी एफर्ट पुट इन कर लें, आप बना ही नहीं सकेंगे। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग आपके लेक्चर लाजमी पूरे होने चाहिए। दूसरी बात जो कि पढ़ने का तरीका है। अब पढ़ने के तरीके में ना हम हर सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। नाउ वी आर गोना डिस्कस अबाउट FAR 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये पूरा सब्जेक्ट लिंक्ड है। अगर आपने स्टार्ट, आई थिंक ये IS 16 से स्टार्ट होता है ना, IS 16 से जब स्टार्ट होना है और आखिर तक IS 8 में। अब ये हो सकता है इसका ऑर्डर डिफरेंट हो, आप लोग सोचे होंगे IS 16 से IS 8 पे कैसे आ गया। तो हमें इस तरह से पढ़ाया गया था। डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट सीक्वेंस फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड्स का। कुछ टीचर्स कोई स्टैंडर्ड पहले पढ़ाते हैं डिपेंडिंग अपॉन के उनको क्या लगता है। ऑब्वियसली हर टीचर की अपनी एक्सपर्टीज़ होती हैं। मुझे इस तरह से पढ़ाया गया था। तो IS 16 टू IS 8 में हर चीज़ कनेक्टेड है। IS 16 PP है ना, तो वो PP आपके IS 23, IS 40, IS 38, IS 41 हर जगह पे यूज़ होना है। तो इसी तरह से बोरोइंग कॉस्ट ग्रांट के साथ भी मिल सकती है। इसी तरह से अब आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड निकल गया, ऑल दो वो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने पूरे रिवीजन के दौरान एक टॉपिक को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, और मुझे वो मैं पक्का माइंड बना के गया था कि जितना होगा कर दूंगा, उसकी मेरी तैयारी उस तरह से नहीं थी। वो था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, मुझे वो मुश्किल लगता था। इसके अलावा कुछ बच्चों को इंटेंजिबल एसेट बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, ऑल दो वो मुझे बहुत आसान लगता था टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। तो हर बच्चे की ना अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं। आपने पहले चीज़ तो ये करनी है। देखिए, हमारे टीचर एक बात कहते हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आपको पेपर में ना तो आपका डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पास करवाएगा ना ही फेल करवाएगा। जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ना, वो उस दिन के किस्मत का जो सिकंदर होता है उसके नाम होता है। वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो बहुत अच्छा कर जाता है वो गोल्ड मेडल या मेरिट सर्टिफिकेट ले जाता है। वो जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसका ताल्लुक नहीं है पास फेल कराने से। पास आपको करवाना है आपके एवरेज क्वेश्चन है जिसका डिफ़िकल्टी लेवल बिल्कुल लाइक मिड में होता है, ना बहुत ज़्यादा इजी ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। और फेल आपको भी वही करवाता है। इसी तरह से जो आपके इजी टॉपिक्स होते हैं, जैसे सिर्फ इसने किसी टॉपिक की जर्नल एंट्रीज पूछ ली, या किसी टॉपिक का सिर्फ एक्सट्रैक्ट पूछ लिया, कोई थ्योरी का आसान सा, जैसे NPO में से हमारे पेपर में कुछ क्वेश्चंस थे
तो आई वाज सेइंग कि ये जो टॉपिक्स हैं यही आपको फेल करवाते हैं और यही आपको पास करवाते हैं। देखें, जितना मैंने 4 पेपर दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह चारों पास हुए। जितना मेरा एक्सपीरियंस था चारों पेपर्स में, अगर मैं एक एवरेज आउट करूँ तो 50% पेपर वाज ईजी, सॉरी 50% पेपर वाज मिड लेवल। ना वो बहुत ज़्यादा ईजी था और ना वो बिल्कुल ही हल्का था कि आपका ऐसे ही हो जाएगा। 50 to 55% पेपर वाज मिड लेवल एंड आई वुड से 20 to 25% पेपर वाज वेरी इजी। एंड बाकी जो बचा 15, 20 to 25% वो था बहुत ज़्यादा टफ, जिसमें उसने कोई ना कोई चीज़ घुमा के बहुत पूछी हुई थी, या फिर उसने कोई ऐसी वेरिएशन डाली हुई थी क्वेश्चन में, कोई ऐसी एडजस्टमेंट डाली हुई थी जो कि वाकई में थोड़ी सी मतलब गौर से पढ़ने वाली थी। जैसे आई रिमेंबर जो हमारा इंटेंजिबल वाला लॉन्ग था, उसके अंदर उसने एक बात पूछी थी, लाइक मैंने जितने पास पेपर किए थे, जितने प्रैक्टिस पेपर किए थे, उसके अंदर वो एक चीज़ बार बार पूछा था। ठीक है, मतलब वो उस एडजस्टमेंट को, उस एक्सेप्शन को बीच में डाल रहा था। तो ऑफ कोर्स हमारा एक जनरल माइंड बना होता है, खासतौर पे जो बच्चे प्री मेडिकल से आए होते हैं, कि ये चीज़ तो वो पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री में हम एक्सेप्शंस को बड़ा रट्टा लगाते थे, तो वो एक माइंडसेट बना होता है। लेकिन इंटेंजिबल में मैंने क्वेश्चन गौर से पढ़ा एंड वो चीज़ उसने पूछी ही नहीं, लाइक उसने उसके ऑपोजिट चीज़ पूछी हुई थी, जो कि ऑल तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते। तो लाइक वो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट, ऑफ कोर्स इट वाज नॉट डिफिकल्ट, बट इट वाज लाइक अ शॉकर या कह लें, या फिर इट वाज लाइक अ ब्रेन ट्रिक के वो आपके दिमाग को घुमा रहा है। एंड ऑब्वियसली आई कैप के पेपर्स में ऐसा होता ही है। तो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट के सॉरी, आपका पेपर आपको इजी और मिड लेवल ने ही पास करवाना है। वो जो डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन है वो आने ही आपको 20% है मैक्सिमम। लाइक 100 नंबर के पेपर में हमारे टीचर्स अक्सर कहते हैं कि 100 मार्क्स जो होते हैं वो तो ऑलमोस्ट 100 मार्क्स में से जो आपका 90 मार्क्स का पेपर होता है वो देखा वाला होगा, अगर आपने वो 130 लेक्चर पूरे लिए हुए हैं। पेपर आपको पता होगा, मैं ये नहीं कह रहा सारा आता होगा, लेकिन आपको ये पता होगा यस ये चीज़ मैंने कहीं ना कहीं क्लास में पढ़ी हुई है। वो जो आखिरी 10% है वो होगा जो कि सरप्राइज़ देगा आपको। वो हो सकता है वो कभी पहले ना आया हो, लेकिन उस 10% ने आपको पास या फेल नहीं करवाना। पास 50 ने करवा चुका हुआ है ऑलरेडी, वो 10% आपको गोल्ड मेडल या मेरिट सर्टिफिकेट ला के देगा। और ऑब्वियसली गोल्ड मेडल और मेरिट सर्टिफिकेट की एक वैल्यू है, ऑब्वियसली इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, लेकिन इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो भागना नहीं है इसके पीछे। योर गोल शुड बी के यस इंशाल्लाह ताला मुझे मिले, लेकिन ना मिला तो दुनिया एंड नहीं हो जाती। लाइक इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ बिग डील जितना आप समझते हैं इसको। ठीक है, तो आपकी जो कोर होनी चाहिए वो ये कि ईजी टॉपिक्स आपके 100% रेडी हों। जो मिड लेवल टॉपिक्स हैं जो कि लाइक मुश्किल भी हैं, डिफ़िकल्ट भी हैं, उन पे भी आपने पूरी ग्रिप रखनी है, क्योंकि यही पेपर इन्होंने आपको पास करवाना है। पेपर का 50 to 60% हिस्सा मिड लेवल क्वेश्चन ही होते हैं। बीच में फिर 20% के अराउंड होगा डिफ़िकल्ट, और फिर 20% के अराउंड 20-25 होगा जो कि वाकई में डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है, या अभी तक मैं सारी FAR1 की डिस्कशन कर रहा हूँ कि उसके अंदर आपने इस तरह से तैयारी करनी है कि लेक्चर कोई नहीं मिस करना, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। देखें, आई नो जो बहुत सारे बच्चे ना इस तरह से परेशान होते हैं। मैं थोड़ी वो बातें करने लगूँ जो कि वाकई में स्टूडेंट लाइफ में इश्यूज़ आते हैं। लाइक एक होता है जब हमारे टीचर्स हमें मोटिवेट करते हैं ना, तो हम लाइक ये सोच के बैठे होते हैं कि ये तो ऐसे क्या नहीं है, ऐसा तो हमारे साथ होता नहीं। ऑब्वियसली मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। तो मैं बताने लगूँ कि मैंने उन चीज़ों को कैसे फेस किया। जैसे हमारे टीचर्स कहते थे कि आपने सारी बुक के प्रैक्टिस करनी है, लाइक इतना ज़्यादा डेली होमवर्क आता था। लाइक अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल वो PPE के नोट्स हैं, बोरोइंग कोर्स का कोई बहुत लंबा क्वेश्चन है, तो 10-10 क्वेश्चन का होमवर्क आ रहा है। अब आप सोचेंगे कि मैंने तो 4 सब्जेक्ट रखे हुए हैं, मैं टाइम कैसे मैनेज करूँ। मेरे साथ भी यही इशू था। एंड ऑब्वियसली आई वॉज ऑल्सो लीडिंग अ व्हाट्सएप चैनल, इनफैक्ट अब तो 2 हो गए हैं। एंड अब आपको लगता होगा जैसे अभी हमने माइंड कोर्स स्टार्ट किया, तो ये अचानक से स्टार्ट नहीं हुआ, इसकी प्लानिंग कोई 2-3 महीने से चल रही थी। तो उसमें मेरे एग्ज़ाम्स भी थे। तो द थिंग इज़ मैंने कैसे मैनेज किया, कोशिश मेरी यही होती थी कि मैं जितना होमवर्क आया उसको करूं। जितना रह जाता था ना, मैं उस पर अपना दिमाग नहीं घुमाता था। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल पहला काम मेरा होता था लेक्चर से आने के बाद, पहला और फॉरमोस्ट काम आपने यही करना है, आपने पूरा लेक्चर रिवाइज़ करना है। ठीक है, आपके लेक्चर में जो एक्सेप्शनल पॉइंट्स थे उनको साइड पे कहीं लिख लें। ठीक है, या फिर अपनी वो रजिस्टर पे जिस पे भी आप लिखते हैं, ठीक है, आपने उसके ऊपर अपने जो सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, देखें कुछ चीज़ें होंगी जो कि बुक में उसने लिखी तो होंगी, लेकिन उनको डिफरेंट उनमें एक्सेप्शंस आ जाती हैं, उनमें एक्सप्लेनेशंस आ जाती हैं। ठीक है,
इसी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बोरोइंग कॉस्ट में अक्सर बच्चों को यही नहीं पता चल रहा होता कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ से करना है। और फिर जब उसके अंदर डिफरेंट एक्सेप्शंस आती हैं ना, जैसे वो घुमाता है क्वेश्चन को, वो आपको कहेगा कोई एप्लीकेशन फ़ी, प्रोसेसिंग फ़ी, कोई गवर्नमेंट ग्रांट की फ़ीस, और ये चीज़ें आ गई हैं। बच्चों को ये नहीं समझ आ रही होती कि जो लोन है वो तो ऐड करना ही करना है, क्या ये कमिटमेंट फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी, प्रोसेसिंग फ़ी ये कब ऐड होनी है, ये कब लेस होनी है। तो ये चीज़ें भला कब पता लगती हैं? ये चीज़ें एक तो आपकी एजम्पशंस होती हैं, दूसरी चीज़ें आपको ना प्रैक्टिस से बार बार पता चलती है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, आप क्वेश्चंस का ट्रेंड देखेंगे कि आई कैप के सोल्यूशन में या आपकी प्रैक्टिस बुक के सोल्यूशन में, ऑब्वियसली वो भी आई कैप के स्टैंडर्ड्स पर ही बेस करती हैं। तो आपकी बुक ने उसको किस तरह से एडजस्ट किया, लाइक एक क्वेश्चन किया, अच्छा उसके अंदर आपको एक पॉइंट मिला कि यार कमिटमेंट फ़ीस जो है उसने इस तरह से एडजस्ट किया, आगे वाले में आपको एप्लीकेशन फ़ीस का पॉइंट मिला, गवर्नमेंट ग्रांट का पॉइंट मिला। प्रैक्टिस करने से आपको वो पॉइंट्स मिलते जाएंगे, एंड वो पॉइंट्स आपने घुमाने नहीं है। मैं आईपैड पे पढ़ता हूँ, इट्स लाइक अ सैमसंग का टैब है एक, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने रिवीजन के दौरान, ऑब्वियसली चीज़ें साथ साथ नहीं होती, साथ साथ मैं सिर्फ पॉइंट्स लिख लेता था। रिवीजन के दौरान मैंने वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, लाइक फ़ोन पे, क्योंकि लिखने में टाइम ज़ाया होता था, तो मैं फ़ोन पे हर टॉपिक का मैंने एक वॉइस नोट रिकॉर्ड किया हुआ था। उसमें सारे टॉपिक के वो पॉइंट्स मैंने ऐड किए हुए थे जो कि इस तरह के थे, लाइक अब बोरोइंग कॉस्ट में था एप्लीकेशन फ़ीस, प्रोसेसिंग फ़ी। मैंने जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करता, मैं साथ साथ ट्रेंड नोटिस करता गया कि अच्छा वो ये कर रहा है, डिफरेंट चीज़ें जो इंसान को फंसाती है ना, क्योंकि पेपर में जब आप फंसेंगे तो आपने ऐसे नहीं फंसना, आपको एडजस्टमेंट पे आप नहीं फंसेंगे, आपको एंट्रीज आती हैं, आप हर चीज़ में पढ़ते आ रहे हैं। फंसना आपने तब है जब कोई वो ऐसी चीज़ डालेगा और आप ये सोचते रह जाएंगे कि यार इसको मैंने करना क्या है। जब बच्चा एक पॉइंट पे अकाउंटिंग में फंसता है ना, तो वो यही सोचता था यार इस कैलकुलेशन को मैं क्या करूँ, वो वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाता। तो वो तमाम पॉइंट्स जो कि मुझे प्रैक्टिस के दौरान इस तरह मिले, मैंने उनको वॉइस नोट्स की फॉर्म में रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अभी भी शायद पड़े होंगे मेरे पास, पड़े ही हुए हैं। तो वो सारे पॉइंट्स फिर मैंने पेपर से एक दिन पहले, मुझे अच्छे से याद है, मैंने सारे रिवाइज किए थे। वो भी इस तरह से कि लाइक मैं लेटा हुआ और मैंने वॉइस नोट चला के छोड़ दिए। सो दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली वर्क, लाइक आपकी सारी समरी रेडी हो जाती है। ऑब्वियसली आई एम नॉट परफेक्ट, आपका हर पॉइंट रेडी नहीं होगा, और दिस इज़ द ब्यूटी। आपके वॉइस नोट, आपके शॉर्ट नोट्स, आपकी समरीज परफेक्ट नहीं होनी चाहिए। परफेक्ट है तो मसला है, परफेक्ट नहीं होनी चाहिए। जितना होता है उतना करें। ऑब्वियसली 100 में से 50 लेने हैं। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मैं अकाउंटिंग में आधा घंटा लेट था। वो एक इंसिडेंट हो गया था, लाइक वो रास्ते में कुछ इशू हो गया, लाइक वो जो इन ड्राइव वाला था वो बड़ा इशू हो गया था। तो लाइक मैं घर से 1.5 घंटा पहले निकलूँ और रास्ता 50 मिनट का था, लेकिन फिर भी मैं लेट था। मीन्स के मैं ऑलमोस्ट आधा घंटा लेट FAR 1 के पहले पेपर में पहुंचा, और स्टिल मेरा पेपर पास हो गया। वो कैसे हुआ? क्योंकि मैं ये माइंडसेट लेकर ही नहीं गया था कि यार मैंने 85 नंबर लेने हैं, मैंने गोल्ड मेडल लेके आना है। मेरा माइंडसेट सिंपल था, 50 तो करके ही आने हैं, उसके ऊपर जितना लंबा खेल सकते हैं खेलूँगा। एंड मैं ऑलमोस्ट 85 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करके आया था। और ये पॉइंट मैं आगे जाकर डिस्कस करता हूँ कि आपको पेपर में लेंथ का क्या देखना है। तो बात ये थी कि लेक्चर सारे पूरे करें, उसके बाद अपने डेली आपने अपनी क्लास राइटिंग, क्लास स्लाइड्स, क्लास के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे सॉल्व करने हैं। उसके बाद जो आपके टीचर आपको होमवर्क में प्रैक्टिस क्वेश्चन दे, वो जितने होते हैं कर लें। नहीं हो रहे तो इन पे स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ टीचर्स कहेंगे कि लाइक करने चाहिए, ओबियसली आई एम सेइंग कि आपको लाजमी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके वो पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। लेकिन जितना होता है उतना करें, उस पर स्ट्रेस आउट करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ कैफ, ये बहुत हैवी है, ठीक है। दूसरी बात कि आपने लेक्चर के दौरान कोशिश करें पॉइंट्स बनाते जाएं। और ये जो वॉइस नोट वाला तरीका है, ये मैंने रिवीजन के दौरान अप्लाई किया था, एंड आई थिंक रिवीजन के दौरान ही सूट करता है। क्योंकि अगर आप पहली दफ़ा करने लगेंगे ना, लाइक आप पहली दफ़ा रिवाइज करें, आप साथ साथ वॉइस नोट या शॉर्ट समरीज बनाना शुरू करते हैं, तो फिर आपका बहुत ज़्यादा स्पीड स्लो हो जाएगी, ठीक है। रिवीजन के दौरान जब आप करेंगे तो आपने चीज़ें पहले ही पढ़ी होंगी, बस आप रिकॉल करते जाएंगे। जो नया पॉइंट मिला उसको वॉइस नोट के फॉर्म में ऐड कर लिया। तो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर। और अभी तो मैं ये वीडियो स्टार्ट में ही अपलोड कर दूंगा, लाइक अभी कैफ के एग्ज़ाम्स में टाइम है और अभी तो रिज़ल्ट आया है, तो आई थिंक लाइक बच्चों के पास इनफ टाइम होगा कि अभी वो लेक्चर्स भी लेंगे। अभी तो आई थिंक कैफ के सेशन शुरू ही हुए हैं, लाइक मैक्सिमम 20-25 लेक्चर हुए होंगे। अब यू हैव स्टिल आर लाइक 80% to 70% वे टू गो। This is how I summarize my FAR 1 paper, and despite even getting 30 minutes late, I was able to complete my paper and mashallah pass it as well. Now we are gonna discuss tax. अच्छा, टैक्स जो है वो बड़ा मज़े का सब्जेक्ट है, मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट है। कुछ बच्चों को मुश्किल लगता है, हर बंदे का एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट टैक्स था, ठीक है अभी भी है। तो टैक्स में सिंपल है,
बहुत सारे बच्चे, इवन मैंने एक जानने वाले से बात की, उसका पेपर नहीं हो सका पास, कुछ पॉइंट से रह गया, लाइक 45 के राउंड फेल हुआ। एंड एक चीज़ जो मुझे समझ आई डिफरेंट बच्चों के देखने के बाद के थ्योरी, देखें बच्चे कहते हैं टेक्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, ऑब्वियसली इट्स अ न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट, लेकिन आपको न्यूमेरिकल कब समझ आएगा? आपको पता ही नहीं मैंने इनकम में क्या डिडक्ट करना है, क्या ऐड करना है, एग्जाम्शन किस पे मिलनी है, कैसे मिलनी है, कितने परसेंटेज पे मिलनी है, ये सारा कुछ न्यूमेरिकल से नहीं आएगा, ये सारा कुछ थ्योरी है। अगर आपको थ्योरी ही नहीं पता तो आप कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे? दिस इज़ नॉट अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग में थ्योरी मोस्टली हमारे टीचर ने भी हमें लास्ट पर ही सारी करवाई थी, बिकॉज अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड है, आप स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, साथ साथ क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे, आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, और जो थ्योरी के पॉइंट्स है वो आप एंड पे पढ़ लेंगे। लेकिन जो टेक्स्ट है उसके अंदर थ्योरी वो सारी की सारी न्यूमेरिकल में यूज होनी है। यू कांट जंप टू न्यूमेरिकल्स विदाउट स्टडिंग थ्योरी इन टेक्स्ट, ठीक। तो आपका पहला काम यही होना चाहिए, थ्योरी आपको सारी आती हो, लिटरली सारी आती हो। थ्योरी आपने हर दफ़ा जब आपने चैप्टर रिवाइज करना है, थ्योरी लाजमी रिवाइज करनी है। और एक छोटा सा गोल्डन पॉइंट, जो आपके डेज होते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते थे सीरियसली, लाइक कि वो कमिश्नर कभी 15 दिन में एप्लीकेशन अप्रूव करा है, कभी 45 दिन में, कभी 120 दिन में, कभी वो एक्सटेंशन 90 दिन की देता है, कभी 45 दिन की देता है। वो ये चीज़ ना दिमाग ख़राब कर देती है कि ये क्या, मतलब कोई क्राइटेरिया है इसको देने का। उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने हाईलाइटर पकड़ के सारी डेट्स एक दफ़ा हाईलाइट कर दी थी, क्योंकि ऑब्वियसली अब आप कहेंगे कि एमडी कार्ड वाले बच्चे कहेंगे कि सर आप ना साइड पे लिख लेते, तो भाई इतना टाइम नहीं था मेरे पास, सीधी सी बात है। ऑब्वियसली साइड पे लिखनी चाहिए थी, लेकिन लाइक सारी डेट्स की मैं एक साइड पे लिस्ट बनाता, फिर आखिर में वो रिवाइज करता, लेकिन इतना टाइम नहीं था, बस मैंने हाईलाइट कर लिया। मुझे पता था कि पेपर से एक दिन पहले बस मैंने हाईलाइट, हर बुक का एक पेज खोलना है, बुक नहीं है मेरे पास अभी, तो इस तरह फ्लिप करते करते बस हाईलाइटर वाली चीज़ों को देखते जाना, ठीक है। पहला काम, आपकी थ्योरी पक्की के पक्की होनी ही चाहिए। उसके बाद है प्रैक्टिस। देखें सिंपल सी बात है, टेक्स्ट के पेपर में आपने जब प्रैक्टिस करनी है, टेक्स्ट के पेपर में जब आपने प्रैक्टिस करनी है तो डेली आप ना लास्ट पर इसको छोड़ नहीं सकते। कोशिश करें जैसे ही आपका कोई चैप्टर कंप्लीट हो, दिन के कोई 30 मिनट में, देखें 30 मिनट में तो एक दो न्यूमेरिकल हो ही जाते हैं ना। ऑब्वियसली ख़ासतौर पे सैलरी और बिजनेस और एग्जाम्शन के जो न्यूमेरिकल है, टैक्स क्रेडिट के न्यूमेरिकल हैं, वो बहुत लंबे लंबे हैं, लेकिन आप आधे घंटे में एक तो कर सकते हैं। कोशिश करें थ्योरी साथ साथ पढ़ते जाएं, आपके टीचर जैसे आपको पढ़ाएंगे। न्यूमेरिकल कोशिश करें दिन का एक लाजमी करें, चाहे वो देखें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो छोटे हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली। ये आप लाइक आखिर में भी कर सकते हैं, लेकिन आखिर में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा साथ साथ ही करने हैं। लाइक आप ना एक दफ़ा बैठ के ना ये 10-15 कर सकते हैं, लाइक 10 तो कर ही सकते हैं, क्योंकि ये ईजी होते हैं। जो इन बिजनेस, सैलरी, एग्जाम्शन, क्रेडिट्स, इनके न्यूमेरिकल है, इनमें सारा कुछ ऐड हो जाता है, तो ये लंबे अच्छे खासे लंबे हो जाते हैं। लाइक घंटा भी लग जाता होता है आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, जब आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट में हो। कोशिश करें दिन का एक लाजमी करें, दिन का एक नहीं होता ना, एटलीस्ट न्यूमेरिकल में कुछ ना कुछ ज़रूर करें। मतलब कि आपने थ्योरी छोड़नी नहीं है, और ना ही ये करना है कि पहले सारी थ्योरी पढ़ूंगी और लास्ट में मैं न्यूमेरिकल करूँगी। नो, दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। डेली का डेली थ्योरी करते जाएं। जो न्यूमेरिकल है वो आप कोशिश करें जैसे ही आपका चैप्टर पूरा हुआ है उसके न्यूमेरिकल करना शुरू कर दें, ठीक है। और अगला कोई महीना लगा के, सैलरी और इनके में न्यूमेरिकल्स में महीना आपको लग सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा होंगे, लंबे भी होंगे। लेकिन जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है उसके पास पेपर के न्यूमेरिकल आपको आपके टीचर ने दिए होंगे, आपके प्रैक्टिस बुक्स में मौजूद होंगे, आपकी अपनी बुक में मौजूद होंगे, आपको PDF मिल जाती हैं ऑनलाइन डिफरेंट। वो सारे न्यूमेरिकल आपने करने हैं, जितने होते हैं उतने करने हैं, ठीक है। कोशिश करें रीसेंट मोस्ट अटैम्प्ट के ज़्यादा करें, ठीक है। लाइक 2020 के बाद के करें, ओबियसली आपको 2004 के में मिल जाएंगे, लेकिन 2020 के बाद वालों को ज़्यादा फोकस करें। उससे पहले वाले भी करें ताकि आपकी बेस पक्की हो। जितने न्यूमेरिकल होते हैं उतने करें, थ्योरी डेली साथ साथ करनी है, ठीक है। और न्यूमेरिकल आपने जैसे ही आपका चैप्टर पूरा हुआ है उसके न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करें, दिन का एक भी करें, तो लाइक आप महीने में एक चैप्टर पे पूरी ग्रिप ले सकते हैं, ठीक है। एंड सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं जो कि लंबे हैं, जैसे बिजनेस और सैलरी, इन 2 के ही लंबे हैं, ठीक है। और सेल टैक्स के कुछ लंबे हैं बस, बाकी वो तो छोटे छोटे हैं, वो तो 3-4 दिन में आप सारा ऐसे भड़का सकते हैं। तो और ये महीना भी मैंने बहुत ज़्यादा लॉन्ग शॉट बोला है, लाइक आप दिन के 3 न्यूमेरिकल भी करें ना टैक्स के,
आप आराम से मैनेज कर सकते हैं लाइक 1 महीने के अंदर। ऑब्वियसली मैंने कहा ये मैं आपको एक ओवरऑल जनरल पिक्चर दे रहा हूँ, आपने थ्योरी साथ साथ पढ़नी है। न्यूमेरिकल जैसे ही आपको कोई चैप्टर कंप्लीट हो उसके न्यूमेरिकल करना शुरू कर दें और कोशिश करें अगला चैप्टर कंप्लीट होने से पहले पहले आप उसको कंप्लीट कर लें। नहीं होता तो भी साथ साथ एडजस्ट करते जाएं। एक और पॉइंट, जिस तरह मैंने FAR 1 में बोला, टेक्स्ट में भी अपने हर न्यूमेरिकल में कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो कि नहीं होगी, ठीक है, वो आपने पहले नहीं पढ़ी होगी। ख़ास तौर पे जब शेयर की बात आती है ना, वो कब शेयर लिया कब बेचा, अगर उसकी बीच में वैल्यू अप डाउन हो गई, उसने अब्बाजान को ट्रांसफ़र कर दिया, ये हो गया वो हो गया, ठीक है, वो गाड़ी वो अक्सर ऐसे होता है कि वो ना कहता है वो ना कोई वो जो है ना क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं पेंशन, और वो जो एक और होता है मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा, पेंशन के साथ के वो जो फ्री खाना देते हैं उसका नाम है टैक्स में इस वक्त याद नहीं आ रहा, जो भी नाम है उसका, वो ना इस तरह की चीज़ें डाल के पूछ लेता है। अब वो अक्सर बच्चे गलती से ऐड कर देंगे, लाइक वो हम पढ़ा होता है कि अच्छा ये खाने की जो पैसे हैं, सैलरी में आपने पढ़ा है कि यार खाना जो है वो ऐड होगा, लाइक वो अगर आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है तो ऐड होगा, लेकिन अगर एक कंपनी है जिसका होटल है वो अपने स्टाफ को खाना खिला देता है तो वो नहीं ऐड होता। ये अब टैक्स में ऐसे ही हैं चीज़ें, बंदा क्या करे। तो इन सारी चीज़ों को लाइक ये प्रैक्टिस से ही हल होंगी। हर क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई न्यू बात मिलेगी, हर क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर के साथ उस क्वेश्चन की जो न्यू बात मिली है वो कोशिश करें लिख लें। ऑब्वियसली इसमें भी वही बात है, पहली दफ़ा जब आप कर रहे होंगे शायद आपकी स्पीड स्लो हो, ठीक है, तो आपको शायद मौका ना मिले, तो कोशिश करें रिवीजन में कर ले, लाइक इट्स नॉट अ बिग डील। मैंने खुद रिवीजन में ही लिखी थे, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे लेकिन हम स्टार्ट से ही लिखेंगे, लेकिन वो ऑब्वियसली लिख लें तो बेटर है, लेकिन आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, ठीक है। फिर वो स्टार्ट में आपको पता है बर्डन भी होता है, तो फिर सिलेबस स्लो कंप्लीट होता है एंड ऑल दैट। तो कोशिश करें इस तरह के बुलेट पॉइंट्स रिवीजन में बनाने। हाँ, अगर आप पहले कर लेते हो तो वेल एंड गुड। फाइनली वी आर गोना डिस्कस अबाउट BLD एंड DSR। अब ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं वो मैं दोनों इकट्ठे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये साथ साथ ही हैं, लाइक दोनों में स्ट्रेटेजिक केस स्टडीज़ है, दोनों थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, दोनों उस तरह से थोड़े हल्के सब्जेक्ट हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। BLD एक हल्का सब्जेक्ट है कंपनी लॉ को निकाल कर। कंपनी लॉ इंतहाई फजूल है, इंतहाई मैं उसको जो कह सकता हूँ वो कहूँगा, लेकिन मुझे वो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, ठीक है। और आई थिंक वो थोड़ा सा ना रूखा रूखा सा टाइट है, और उसमें चीज़ें इतनी अजीब है रिटेन करने वाली, उसमें चीज़ें इतनी अजीब है रिटेन करने वाली कि लाइक वो ना इंसान एक दफ़ा इंटरेस्टिंग बहुत है टू बी ऑनेस्ट, लाइक आपको मज़ा तो आएगा पढ़ते हुए, लेकिन उसको याद रखते हुए ना एक दफ़ा पता लग जाता है। BLD ऑन द अदर हैंड ईजी है, इंटरेस्टिंग है और मज़ा आता है। और मज़े की बात है आपका 50% पेपर BLD में से आना है, सॉरी बिजनेस लॉ में से आना है, एंड कंपनी लॉ में से कम आना है। सॉरी, बिजनेस लॉ में से भी 50 आना है, कंपनी लॉ से में से भी 50 आना है। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए BLD पे भी। ऑब्वियसली कंपनी लॉ को नहीं छोड़ देना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि BLD में लाइक 50 में से 35 आ गए, लेकिन वो कंपनी लॉ में 15 भी ना ले सके। तो लाइक दोनों को मैनेज करना, लेकिन आपकी मेन बात ये है कि BLD में जो भी मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हो सकता है आपको कंपनी लॉ अच्छा लग जाए, तो पहले तो मेरा आपको सल्यूट है इस मामले में। और दूसरी बात यह है कि आपने जो भी सब्जेक्ट आपको ये BLD और क्योंकि बिजनेस और कंपनी लॉ इकट्ठे हैं ना, तो 50-50 नंबर का दोनों में से पेपर आना है। जो आपको स्ट्रॉन्ग लगता है ना, जैसे मुझे बी लॉ स्ट्रॉन्ग लगता है, आपका होना चाहिए कि उसमें मैं मैक्सिमम मार्क्स ले सकूँ, ताकि जो डिफ़िकल्ट वाला है उसमें अगर थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी होता है तो वो आपका बैलेंस आउट हो जाए। लाइक आपको 50 नंबर चाहिए पास होने के लिए, ठीक है, 25 उसमें चाहिए बिजनेस में, 25 चाहिए कंपनी में, ठीक है। अब आपका गोल ये होना चाहिए कि मैं 35 to 40 वाला शॉट खेलूँ बिजनेस लॉ के लिए, ताकि वो उस कंपनी लॉ में एडजस्ट हो जाए। टू बी ऑनेस्ट मेरा BLD ऐसे ही पास हुआ है, लाइक मेरा कंपनी लॉ माठा माठा ही हुआ था, लाइक बिजनेस लॉ मेरा बहुत अच्छा हुआ था, कंपनी लॉ में मैंने अच्छा किया, लेकिन आई वुड से मैंने 50 में से 30 to 35 का ही पेपर अटैम्प्ट किया होगा कंपनी लॉ का। बिजनेस लॉ मैंने ऑब्वियसली लाइक 45 तक का अटैम्प्ट किया हुआ था। तो दिस इज़ हाउ यू विल वर्क। इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लाइक इनमें वो कोई बुलेट पॉइंट्स नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लाइक वो जो होता है इसमें भी वही मसला है कि वो कमिश्नर कभी कौन सी डेट देगा। एक तो इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा मसला है कि आपका कभी वो कमिश्नर अलाउ करता है, कभी रजिस्ट्रार अलाउ करता है, तो कभी SCCP अलाउ करता है। इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया भी नहीं है, तो वो आपको ये चीज़ें याद रखने में मसला होता है। तो इसका भी वही पॉइंट है, या तो साइड पे लिस्ट बना ले, मेरे पास टाइम नहीं होता था तो मैं हाईलाइट बस करता जाता था, ऑब्वियसली क्योंकि मेरे पास एक टैबलेट था, तो मैं PDF में मेरे पास ये ऑप्शन थी। अगर आपके पास नहीं है, आपके पास बुक्स हैं, तो आप ये फिजिकल हाईलाइटर कैरी कर सकते हैं। मुझे इससे ये फ़ायदा हो गया कि टैबलेट की वजह से मुझे लाइक बुक्स वो इतनी ज़्यादा नहीं लेके जानी पड़ती, लेकिन इट्स नॉट अ बिग डील। लाइक अब आप सबको टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है तो बेहतर है, यू कैन यूटिलाइज इट। लेकिन मैं सिर्फ एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप इसकी जगह लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर Adobe Acrobat या फिर Microsoft Edge का जो PDF रीडर है उसके अंदर भी ये सारे फंक्शन मौजूद हैं।
और लिनोवो के टैबलेट्स तो वैसे भी टच होते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो दिस इज़ हाउ यू विल डू BLD। सारी थ्योरी पे अपनी ग्रिप रखें, इंपॉर्टेंट चीज़ें डेट्स, कमिश्नर, SCCP एंड ऑल डैट को हाईलाइट करते जाएं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बात मैं मेन में कहना चाहूँगा, प्रैक्टिस। इसके आपने सारे पास पेपर करने हैं। लाइक मैंने ऑलमोस्ट, हमें PDF दी थी सर ने, ऑलमोस्ट सारे करके गया था। तो द थिंग इज़, इसको आपने मिस नहीं करवाना, इसके अंदर आपने हर चीज़ करनी है। लेकिन आपको जो इसका क्वेश्चन मिलता है ना, अच्छा उसको करें, क्योंकि इसके अंदर ना बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सारा पेपर जजमेंट पे बेस कर रहा है। आपकी जजमेंट क्लियर होगी ना, जब आप कंफ्यूज होंगे ना कि फॉर एग्जांपल वो कोई माइनर पार्टनरशिप, या हम किसको लें, मैं एक क्वेश्चन आपको पार्टनरशिप से बना के बताता हूँ। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, उसके अंदर उसने कोई बात पूछी है, लाइक कोई एक पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, अब वो पूछ रहा है कि इसके क्या राइट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ है, सो। जब आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि यार इसका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आपसे लिखा ही नहीं जाएगा भाई। कैसे लिखेंगे, फिर आप कंफ्यूज होंगे। पहली बात, अपना माइंड क्लियर रखें। लाइक आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि कब मैंने क्या करना है, कब कौन से पार्टनर को क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना, क्या उसको मिलना है, क्या नहीं मिलना, कहाँ पर उसको बेनिफिट है, कहाँ पर नुकसान है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब आपकी जजमेंट ही ख़राब है ना, आपको पता नहीं मैंने करना है, तो फिर क्या लिखेंगे, फिर तो आप लिखते हुए भी आ सोचेंगे कि मैं क्या करूँ। और आपको पता है बिजनेस लॉ, BLD और डाटा का पेपर बहुत लंबा होता है, टू बी ऑनेस्ट। लाइक डाटा के पेपर में मैंने, वो पहला पेपर था जिसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा शीट्स ली थी, और वो ही मैंने सबसे ज़्यादा कम मार्क्स का अटैम्प्ट किया था। लाइक वो इतना लंबा था। तो आपको इसमें स्पीड मैटर करती है, तो आपकी जजमेंट क्लियर होनी चाहिए। आप सोचने में टाइम नहीं वेस्ट कर सकते, सोचे, लेकिन अफेक्टिव थिंकिंग होनी चाहिए, ना कि सिर्फ टाइम वेस्ट वाली, वो आ वाली, ये लिखा नहीं जा रहा, पता ही नहीं क्या लिखना है। ठीक है, ऑब्वियसली वही बात कि मेरा बिजनेस लॉ स्ट्रॉन्ग था, तो मेरे कंपनी लॉ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ था, डेफिनेटली हुआ था। बहुत सारे क्वेश्चन में देख के बहुत ज़्यादा ये था कि ये क्या हो गया, लेकिन बिजनेस लॉ की वजह से बचत हो गई। तो पेपर को बैलेंस करना सीखें, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थ्योरी के साथ आपने पास पेपर सारे लाजमी करने हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट BLD एंड सेम फॉर डाटा साइंस। ऑब्वियसली मैं आपको खुद बताऊँ, डाटा का पेपर थोड़ा हलवा है। कुछ बच्चों को मुश्किल लगता है जिनका IT से उस तरह से वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन ख़ास तौर पे उसके जो लास्ट वाले चैप्टर ना, स्टार्ट में आपको थोड़ा रूखा रूखा लगेगा। लाइक वो स्ट्रक्चर डाटा, अनस्ट्रक्चर डाटा, नॉर्मलाइजेशन, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, थोड़ा फीका है। जैसे ही आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे स्टेप इन करेंगे ना, यहाँ पर जो बच्चा टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है, जैसे मुझे इंटरेस्ट है, तो AI, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें मुझे वैसे ही बड़ी मज़े की लगती थी। तो उसमें लाइक मुझे पता था कि मैंने क्या करना है। तो डाटा का पेपर थोड़ा हलवा है अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, और बहुत आई थिंक 85 to 90% बच्चों को होगा किसी न किसी फील्ड में। आप सारे ChatGPT यूज़ करते हैं, आप सारे साइबर सिक्योरिटी से वाकिफ़ हैं, तो ये सब कुछ तो आपको पता ही है। एंड वो यही चीज़ें पूछता है, वो किसी कंपनी की चीज़ें देके पूछ लेगा और आपने उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है। क्रिएटिव थिंकिंग इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। देखें, डाटा इज़ नॉट लॉ। आप लॉ के अंदर उसने कुछ कह दिया तो वही आपने फॉलो करना है। डाटा में ऐसा नहीं है, डाटा में आपका माइंडसेट मैटर करता है। आप जो मर्जी सोल्यूशन ला के दें, कंपनी का मसला सॉल्व होना चाहिए, तो उसके लिए आप कुछ भी सोल्यूशन ला सकते हैं, ऑब्वियसली वैलिड सोल्यूशन। ठीक है, तो डाटा में आपको बस कंसेप्ट क्लियर हो, ये स्ट्रक्चर डाटा, अनस्ट्रक्चर डाटा, चीज़ों के यूजेस, कौन सी चीज़ कहाँ पर यूज़ होनी है। ठीक है, लाइक उसको आपको पता होना चाहिए यार कौन सा सॉफ्टवेयर किस चीज़ के लिए है, SCCP की कौन सी कंप्लाइंस कहाँ पर लगती है, साइबर सिक्योरिटी में कौन से प्रोटेक्टिव मेजर किस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, किस टेक्नोलॉजी के क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। मीन चीज़ों के डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। ठीक है, डाटा की ये कोर है कि आपको चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, कौन सी चीज़ किस सेगमेंट से रिलेटेड करती है। फॉर एग्जांपल, आपको वो कोई फाइल दे देता है या कोई डाटा का एक कंपनी का केस स्टडी दे देता है कि ये कंपनी में ऐसे ऐसे हो रहा है, आपको पता होगा, डिफरेंसेस पता होंगे ना कि स्ट्रक्चर डाटा की क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, अनस्ट्रक्चर की किसकी क्या, ताकि आप उनको डिस्टिंग्विश कर सकें। ठीक है, सो दिस इज़ यू विल डू TSR। और उसके बाद ये कि ये नया पेपर है, अभी इसके पास पेपर तो हैं ही नहीं, और जो हैं वो भी बस एक अटैम्प्ट के हैं। तो आई वुड से, और ये पेपर स्टार्ट में है तो अभी पेपर भी थोड़ा इजी रहेगा। लाइक मेरा पेपर इजी था, और तो बहुत लंबा था लेकिन इजी था। आई वुड से सबसे इजी पेपर DSR का ही था। ओबियसली वो हलवा नहीं था, लाइक बिल्कुल ये नहीं था कि उन्होंने फेंका हुआ है, लेकिन पेपर कंपैरेटिवली बाकियों से थोड़ा सा इजी था। सो दिस इज़ आई स्टडीड इन माई कैफ एंड ओबियसली आई वॉज नॉट परफेक्ट। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो पेपर पास हुआ है ना, वो मेरी मेहनत की वजह से हुआ ही नहीं है, वो लोगों की दुआओं की वजह से हुआ है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे दुआ कर रहे थे, एंड उन सबका खासतौर पे शुक्रिया। एंड
ऑब्वियसली मेहनत का एक रोल होता है, लेकिन माँ बाप से दुआ करवाएं, अपनी इंटेंशंस अच्छी रखें, और आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि पेपर फेल हो गया तो क्या होगा, हो गया तो दोबारा दे देंगे, ठीक है। दिस इज़ नॉट MBBS, दिस इज़ नॉट नर्सिंग, दिस इज़ नॉट अ यूनिवर्सिटी सेमेस्टर और एनुअल सिस्टम, दिस इज़ CA में आप फेल होंगे, किसी ना किसी पॉइंट पे होंगे, ठीक है। तो CA में फेलियर को ये नहीं ट्रीट करना कि यार ओ हो मैं फेल हो गया, नो, फेल हो गया नो इश्यूज़, अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करें, आगे मूव ऑन करें, बिकॉज इसी तरह से आपने किसी ना किसी स्टेज पे आप CA में उड़ेंगे, ठीक है। वो जो एक होता है ना कि मैंने पहली अटैम्प्ट में सारा कुछ कर लिया, भाई अचार डाल लो उस पहली अटैम्प्ट का, आपकी CA की क्वालिफिकेशन मैटर करती है, ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपने 5 अटैम्प्ट में CA किया या 1 अटैम्प्ट में किया, ठीक है। तो सिंपल थिंग इज़, लोगों से दुआएं लें, लोगों की जितनी हेल्प करनी है करें। एक अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है हमारी CA कम्युनिटी की, इसके अंदर वो स्नेक वाला कल्चर नहीं है जो यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि दूसरों की हेल्प नहीं करनी, लाइक एवरीवन इज़ सो हेल्पफुल अराउंड, एंड द थिंग इज़ ये चीज़ अच्छी है। लोगों की दुआएं लें, लाइक मुझे लगता है मेरे पास होने में लोगों की दुआओं का बहुत बड़ा रोल था, एंड अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स की दुआएं भी थी, मेहनत भी थी, लेकिन मुझे एक लगता है ख़ास रोल इसका था। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये सिर्फ मैं अपनी थिंकिंग बयान कर रहा हूँ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट, आई होप कोई ना कोई हेल्प हुई होगी। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन आई एम नॉट अ प्रोफेशनल यूट्यूबर, ओके। सो मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, मैंने सिर्फ अपने आप को रॉ इमोशंस, जो मेरा रॉ नॉलेज था, थोड़ा सा हम्बल था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप इट वॉज हेल्पफुल, आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू, एंड थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब, लाइक का मैं क्या ही करूँ, लाइक मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर तो नहीं हूँ, सो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। थैंक यू सो मच।